हमारे भैया को लड़कियां घूरने की बड़ी गंदी आदत थी। स्कूल कॉलेज के ज़माने से ही वो खूबसूरत लड़कियों को ताड़ने वाले रसिया थे। अब तो भाभी भी आ गई, पर भैया की गंदी आदत नहीं गई। उस दिन शाम को भाभी की बहन की शादी थी, तो भाभी को ब्यूटी पार्लर जाना था, फेशियल और मेकअप करवाने के लिए। भाभी ने भैया से कहे, चलिए मुझे ब्यूटी पार्लर ले चलिए। भैया बोले, मुझे काम है, मम्मी को ले जाओ। मम्मी बोली, अब इस उम्र में ब्यूटी पार्लर जाऊंगी? पागल है तू। और तू क्या पड़े पड़े घर में अंडे देगा? चल जा, जल्दी से बहू को ले जा पार्लर। भैया अनमने मन से उठकर कपड़े बदले और बाइक निकाली। भाभी तो जाने को तैयार ही बैठी थी। तुरंत दोनों निकल पड़े। भैया ने पार्लर के सामने गाड़ी रोकी। भाभी बोली, सुनिए, शायद 3 घंटे लग जाएं, तो पार्लर के अंदर वेटिंग रूम में बैठकर मैगज़ीन ही पढ़ लो। भैया बोले, तुम अपने मेकअप की फ़िक्र करो, मेरी नहीं, समझी? मैं अपना वक्त किसी तरह काट लूँगा। तो भाभी बोली, अच्छा, मतलब आज भी छोरियों को ताड़ने का प्रोग्राम बनाए हो का? हे भगवान, मैं तो इस आदमी की गंदी आदत से तंग ही आ गई हूँ। भैया बोले, अब इधर तुम सियप्पा डालने आई हो क्या, या फिर अपनी शक्ल चमकाने? जाओ जल्दी, मैं तब तक पान टपरी पर चाय पानी पी लेता हूँ। भाभी बोले, ठीक है, यहीं रुकना, कहीं गायब मत हो जाना, समझे? भैया बोले, ठीक है, जाओ जाओ। भाभी पार्लर में गई तो भैया ने सोचे, अब यहाँ 4 घंटे पकने से क्या फ़ायदा, चलो मैं अपने काम पर लग जाता हूँ। पास में ही गर्ल कॉलेज है। शादी से पहले तो रोज़ तितलियों को ताड़ा करता था, चलो आज बहुत दिनों बाद मौका हाथ आया है, पूरा जमकर फ़ायदा उठाना है आज तो। ये सोचकर भैया बाइक लेकर उस कॉलेज के गेट के सामने जाकर खड़े हो गए। वहाँ एक से बढ़कर एक तितलियाँ मंडरा रही थी। भैया ने सोचा, आज तो किसी ना किसी सुंदरी से बात ज़रूर करूँगा। वो ये सब सोच ही रहे थे, तभी एक ब्यूटी क्वीन नज़र आई, जो गेट के बाहर खड़ी अपनी सहेलियों का इंतज़ार कर रही थी। उसके पास जाकर भैया बोले, एक्सक्यूज़ मी मैडम। वो सक पका गई, बोली, क्या है? भैया बोले, क्या आप अपना भविष्य जानना चाहती हैं? वो बोली, जी चाहती हूँ तो, लेकिन आजकल भविष्य बताने वाले झूठ डरा देते हैं और रुपये बहुत मांगते हैं। भैया बोले, जी नहीं मैडम, मैं आपसे सिर्फ आपके थोड़ा सा वक्त लूँगा और आपको सही सही भविष्य बताऊँगा। मैं एक भविष्य वक्ता हूँ, मुझे आपसे कोई रुपये नहीं चाहिए। वो लड़की भैया की बात सुनकर खुश हो गई और अपना हाथ दिखाते हुए बोली, फिर ठीक है जी, देखिए। फिर भैया ने उसका कोमल हाथ अपने हाथों में लेकर झूठी तारीफ़ों के पुल बांधकर उसे प्रसन्न कर दिया। इतने में उसकी 5 सहेलियाँ भी आ गई। उन्होंने भी जब ये सब सुना कि ये तो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, तो वो भी अपना हाथ दिखाते हुए बोली, सर प्लीज़ हमें भी बताइए हमारा भविष्य। भैया सुंदर अप्सराओं के बीच घिरे खुद को भाग्यशाली मान रहे थे। इतने में गेट के पास खड़ी एक बहुत ही सुंदर लड़की बोली, सर जी हमारा हाथ भी देखिएगा। भैया की नज़र जब उस पर पड़ी तो बस उसे देखते ही रह गए। हे भगवान, ये क्या खूबसूरत बला है, लगता है आज अपना लक जोरों पर है। भैया बोले, आ जाइए आप भी हाथ दिखाने। वो तपाक से बोली, मैं इन सब की तरह अपना हाथ नहीं दिखाऊंगी, वो भी सबके सामने। इससे अच्छा है आप मुझसे इन सब से फ्री होकर अकेले में मिलें, तब दिखाऊंगी अपना हाथ। भैया के तो बेहोश होने की नौबत आ गई थी। वो सोचने लगे, क्या मैं इतना अच्छा दिखता हूँ जो ये सुंदरी अकेले में जाना चाहती है, वो भी मेरे साथ। भैया ने बाकी की लड़कियों को फेक फेकी वाली भविष्य बताकर विदा किया। फिर बाइक स्टार्ट करते हुए उस परी जैसी लड़की से बोले, जी कहाँ चलना है? वो मुस्कुराते हुए बोली, कहीं एकांत में जंगल में, जहाँ बस हम दोनों ही हों। भैया सोचे, आज तो लॉटरी लगी समझो। भैया ने बाइक स्टार्ट की और वो पीछे बैठ गई। भैया ने पूछा, तुम इतनी सुंदर हो, भला तुमने मुझ में ऐसा क्या देख लिया? वो बोली, जंगल में चलो बताती हूँ। फिर भैया ने एक बड़े से कूड़ेदान के पीछे से बाइक घुमाते हुए
जंगल में निकल गए। एकांत में रुककर भैया बोले, अब दिखाओ अपना हाथ। वो बोली, मैंने आपको यहाँ हाथ दिखाने नहीं बल्कि कुछ और दिखाने को लाई हूँ। भैया बोले, क्या दिखाओगी? वो बोली, जिसके लिए आप अपनी बदशक्ल बीवी को मेकअप के लिए छोड़कर उस गर्ल्स कॉलेज की तरफ गए थे, वही दिखाऊंगी। भैया खुश हो गए। वो बोली, कपड़े उतारो। भैया शर्माए लगे तो उसने एक चुटकी बजाई। भैया के सारे कपड़े अपने आप उतर गए। फिर उसने अपने असली रूप में आकर भैया की तरफ बढ़ी। भैया ने देखा तो एक बेहद बूढ़ी और भयानक डायन के रूप में बदल गई थी। उसके सन जैसे सफ़ेद बाल उसे और भी भयानक कर रहे थे। अंगारों सी दहकती लाल आंखों से घूरते हुए वो भैया के करीब आई और जोर का तमाचा भैया के गालों पर जड़ दिया। भैया को दिन में तारे नजर आ गए। वो बेहोश हो गए। जब होश में आए तो कुछ आवारा कुत्ते उनके पास पड़े भौंक रहे थे और वो बिना कपड़ों के पूरे खून से लथपथ पड़े हुए थे। वो डायन और भैया के सारे कपड़े गायब थे। भैया का पूरा शरीर पके हुए फोड़े जैसे टिस टिस कर रहा था। पूरे शरीर में जख्म हो गए थे। लग रहा था उस बूढ़ी डायन ने बेहोश भैया के सारे जिस्म को दांतों और नाखूनों से काटा था। भैया ने किसी तरह लड़खड़ाते हुए उन आवारा कुत्तों को वहाँ से भगाया और आसपास नज़र दौड़ाई तो एक पुराना नाला नज़र आया, पर उस पर नाले में साफ पानी था। भैया ने सर से पैर तक खुद को पानी से धोए। बहुत जलन हो रही थी। पूरे बदन में घावों पर पानी लगाने से अच्छी तरह खुद को साफ करके फिर वो अपने कपड़े ढूंढने लगे। उनके कपड़े तो नहीं मिले, पर हाँ, वहाँ किसी और के कपड़े मिल गए जो शायद उस बूढ़ी डायन का ही शिकार हुआ होगा। भैया ने वो कपड़े नाले के साफ पानी से धोए और अच्छी तरह निचोड़कर पहन लिए। वहीं पर एक पत्थर के पास उनके बाइक की चाबी थी। चाबी उठाई, बाइक स्टार्ट की और भाभी के पास पार्लर गए। बदन में बहुत दर्द हो रहा था। भाभी उनको देखकर चिल्लाई, ये क्या, आप वापस घर जाकर कपड़े बदल आए? क्या मैं 2 घंटे से तैयार होकर इंतज़ार कर रही हूँ? कुछ होश है क्या आपको? भैया बोले, मुझे मेरे कॉलेज का एक दोस्त मिल गया था। वो अपने घर ले गया था। चाय पानी पिलाई और ये कपड़े भी उसने ही दिए हैं। भाभी बोली, अच्छा अच्छा, अब जल्दी चलो, राधिका की शादी में भी वक्त पर पहुंचना होगा। अभी सिर्फ 1 घंटा ही बाकी है। फिर वो दोनों घर आए और तैयार होकर हम सब अपनी बोलेरो गाड़ी में भाभी की बहन की शादी में पहुंच गए। आज हम सब ने एक बात नोटिस की और बहुत आश्चर्यचकित हुए कि भैया अब किसी भी लड़की की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखते। लाख समझाया गलत बात है, पर वो एक ना माने। जब लगी ठोकर बड़े ज़ोर की, तब सब कुछ पहचाने। कभी कभी जाने अनजाने में हम उन चीज़ों के साक्षी बन जाते हैं जिनके बारे में ना तो हमें कुछ पता होता है और ना ही हमने कभी ऐसी कोई कल्पना की होती है। पर जब ऐसा कुछ घटता है तो वो बिल्कुल ही अकल्पनीय होता है। आज ठीक ऐसा ही कुछ प्रवीण के साथ भी घटित हुआ, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रवीण अपने मम्मी पापा के साथ नौलानी के एक मोहल्ले में रहता था। उसके पिता सरकारी अफसर थे और माँ एक गृहिणी थी। वैसे प्रवीण का सारा बचपन तो नौलानी में ही गुजरा था, पर पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपनी किस्मत आजमाइश करने के लिए दिल्ली आ गया था और ऊपर वाले की असीम अनुकंपा से उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। समय भी करवटें बदलने लगा। दिन रात महीने और साल कैलेंडर के पन्नों में अपनी हाजिरी लगाने लगे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने प्रवीण के जीवन की दिशा ही मोड़ दी। प्रवीण हर रोज़ की तरह आज भी ऑफिस से आकर बालकनी में बैठा चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहा था। हवाएं भी मंद मंद चल रही थीं। गमले के फूल भी खिलखिला रहे थे। चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपने अद्भुत सौंदर्य के दृश्य का एक रंगमंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली है। प्रवीण भी इन प्राकृतिक सौंदर्यों के दृश्यों में डूब सा गया था।
तभी अचानक उसने एक फुसफुसाहट बड़ी डरावनी आवाज़ सुनी। ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने धीरे से कहा, तुम मेरे से मिलने कब आओगे? अपना क्या हुआ वादा भूल गए? कब तक निभाओगे? यह आवाज़ प्रवीण के ठीक पीछे से आई थी। प्रवीण को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग की तरंगों को बड़ी ही जोरदार झटका दिया हो। वह घबराया हुआ पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वैसे उसका घबराना भी लाजमी था, क्योंकि वह पिछले 4 सालों से इस घर में अकेला ही रह रहा था। काम वाली बाई भी आती थी, लेकिन वो भी 1 महीने से काम पे नहीं आ रही थी। तो फिर यह आवाज़ किसकी थी? प्रवीण को जब कोई ना दिखा तो वो अपने कमरे के अंदर जाके खुद की तसल्ली करने लगा, पर कमरे के अंदर भी किसी को ना पाकर उसने सोचा कि शायद उसका वहम है और कुछ नहीं। समय ने एक बार फिर तेज़ रफ्तार पकड़ ली और सब कुछ ठीक चलने लगा। प्रवीण ने भी उस बीती हुई बात को अपना वहम समझ के भुला दिया, पर वो बीती हुई बात कोई वहम नहीं थी, वो तो किसी अनहोनी की पहली दस्तक थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक रात प्रवीण चिल्लाता हुआ नींद से उठकर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह पसीने से भीग चुका था और नींद में उठकर बैठ गया था। उसे ये समझते देर न लगी कि शायद वो बुरी तरीके से डरा हुआ है और उसने कोई डरावना सपना देखा था। पर सपना क्या था ये तो उसको याद ही नहीं आ रहा था। उसने अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दिया तो उसे याद आया कि उसने कोई धुंधली आकृति देखी थी। लेकिन चौंकने वाली बात तो ये थी कि उस आकृति की आवाज़ में भी वही प्रश्न थे जो कुछ दिनों पहले प्रवीण ने अपने कानों से सुने थे कि तुम मेरे से मिलने कब आओगे? अपना किया हुआ वादा कब निभाओगे? अब तो जैसे प्रवीण के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। उसके आंखों के सामने तो एक पल को जैसे अंधेरा ही छा गया था। अब उसके सब्र ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उसकी धड़कनें तेज़ हो चुकी थीं और हिम्मत भी टूट चुकी थी, लेकिन गला प्यास से सूखा जा रहा था। वह करता भी तो क्या करता। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और बड़ी हिम्मत करके किचन में पानी पीने के लिए गया। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर जैसे ही अपने होठों पे सटाया कि तभी किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ आई। प्रवीण का शरीर एक बार फिर डर से कांप उठा। उसके हाथ स्वतः ही कांपने लगे। उसके हाथों से पानी का बोतल नीचे गिर गया था। वह इतना डर गया कि बिना कुछ जाने वो अपने कमरे की ओर तेजी से भागा। तभी किचन से भागती हुई एक काली बिल्ली उससे टकराई। उसे समझ तो आ ही गया था कि किचन में बर्तन इस बिल्ली की वजह से गिरा है, पर उसके अंदर के डर ने उसे वापस किचन में ना जाने दिया। वह कमरे में आकर एक सहमे हुए छोटे बच्चे की तरह अपनी बिस्तर में दुबक गया। अब नींद तो जैसे उससे कोसों दूर थी। उसने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। वह सुबह के 6 बजने तक जैसे तैसे अपने बिस्तर पर लेटा रहा, फिर फ्रेश होके अपने ऑफिस को जल्दी ही चला गया। प्रवीण के ऑफिस में उसके कई मित्र थे, पर उनमें से अनिकेत ही एक अकेला था जिससे प्रवीण अपनी हर बात और अपनी हर प्रॉब्लम को साझा करता था। लंच का वक्त हो चुका था, इसलिए प्रवीण ने अनिकेत की बात इग्नोर कर दी। जब अनिकेत बोल रहा था, यार काम जल्दी कर ले, लंच में कहीं चलेंगे। हेलो प्रवीण, यार तू कहाँ खो गया है? हेलो, तुझे 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 10 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या तेरे को? सब ठीक तो है ना? इतने में प्रवीण जैसे किसी सदमे से उभरा हो। हाँ यार, सब ठीक है, अनिकेत ने कहा। लगता तो नहीं, बताना क्या बात है? फिर प्रवीण ने बताया, यार कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अनिकेत ने बोला, आर यू ओके? प्रवीण ने थोड़ा सोचा, फिर कहा, यस डियर। ठीक है, फिर चल जल्दी लंच करते हैं। ओके।
दोनों मित्र फिर लंच करने जाते हैं। अरे प्रवीण, तेरा लंच बॉक्स कहाँ है यार? सॉरी यार, आज मैंने लंच के लिए कुछ नहीं बनाया। अनिकेत ने कहा। फिर बाहर से कुछ ऑर्डर कर ले। नहीं यार, चल ठीक है, करता हूँ। अनिकेत ने कहा। कोई बात नहीं, मेरा लंच है ना, मिल बांट के खा लेंगे आज। वैसे यार एक बात पूछूं? पूछना। पहले तू प्रॉमिस कर। ओके बाबा, प्रॉमिस। यार तुझे मैं कई साल से जानता हूँ, लेकिन तू इतना सीरियस और गुमसुम कभी दिखाई नहीं दिया। ऐसा क्यों? आज ऐसी क्या बात हो गई? और वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तेरा चेहरा उतरा हुआ है यार? पहले तू प्रॉमिस कर यार कि तू मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। अनिकेत ने कहा। अरे यार कैसी बात कर रहा है तू? तू छोड़ इन बातों को और अपनी समस्या बता। प्रवीण ने अपनी सारी बात बताई। अनिकेत ने सारी बात सुनने के बाद बोला, देख यार, मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता, पर तू कह रहा है तो मान लेता हूँ, लेकिन ये तेरा वहम भी तो हो सकता है ना? प्रवीण ने कहा। यार वहम एक बार होता है, बार बार नहीं होता। मुझे पहले पता था सबकी तरह तू भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। अनिकेत ने कहा। सॉरी यार, मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है। सुन, मेरी मान तो तू कुछ दिन के लिए ना अपने घर चला जा, अपने घर वालों से मिल और थोड़ा एंजॉय कर, और क्या पता फिर ये चीज़ें ठीक भी हो जाए। वैसे भी तूने लंबे समय से कोई छुट्टी नहीं ली है। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है, मैं कल ही घर के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन तेरी एक मदद चाहिए यार। हाँ बोल ना। आज रात तू मेरे साथ मेरे रूम पे रुक जा। अनिकेत कहता है। ओके मेरे बाप, ठीक है। फिर दोनों ऑफिस के बाद प्रवीण के घर चल दिए। देख प्रवीण, मुझे लगता है ये सब तेरा वहम है और कुछ नहीं। अब तो रात भी आधी होने आ गई है, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी आभास नहीं हुआ। प्रवीण ने कहा। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कोई सबूत होता तो मैं तुझे ज़रूर देता, लेकिन ये सच है कि मुझे कोई वहम नहीं है यार। अनिकेत ने कहा। सॉरी यार, मेरा तुझे दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। चल अब सो जा, सुबह जल्दी उठना होगा। दोनों दोस्त सो जाते हैं और फिर अगली सुबह। अरे प्रवीण जल्दी कर, ट्रेन ना छूट जाए यार। प्रवीण कहता है। नहीं छूटेगी यार, मैं रेडी हूँ, तू सामान तब तक बाहर निकाल। अनिकेत प्रवीण को रेलवे स्टेशन तक छोड़ के खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। उधर प्रवीण ट्रेन में बैठकर अपने होम टाउन की ओर निकल जाता है। लगभग 17 घंटे की यात्रा के बाद अनिकेत अपने घर पहुंचता है। वहां अपने मम्मी पापा से मिलकर वो बहुत खुश होता है। प्रवीण की मम्मी उसे देखते ही बोलती हैं, चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। प्रवीण ने कहा, माँ बस एक गर्मा गर्म चाय पिला दो, खाना बाद में खा लूँगा। वैसे भी इस बार मैं लंबी छुट्टी लेकर आया हूँ, जो जी चाहे अब खिलाते रहना। प्रवीण के पापा ने कहा। क्या बात है बेटा, लगता है इस बार वापस जाने का इरादा नहीं है। वैसे भी तो मैं यही चाहता हूँ कि तू दिल्ली हमेशा के लिए छोड़ दे। प्रवीण ने कहा। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा मन नहीं लग रहा था तो सोचा आप लोगों से मिल लूँ। प्रवीण की माँ चाय लाते हुए, लो ये भी कोई सोचने वाली बात है। अरे हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई गैर नहीं है। जब चाय आके मिल लिया कर, कम से कम इसी बहाने हम बूढ़े माँ बाप का थोड़ा मन भी लग जाएगा। प्रवीण यहाँ आके तो लगभग जैसे पिछली बातों को भूल ही गया था। उसके दिन अच्छे गुजरने लगे और तभी एक दिन अचानक प्रवीण की माँ घबराते हुए, जी आपने कुछ सुना? प्रवीण के पापा ने कहा। वो हो, क्या हुआ? रात के 2 बजे भी तुम्हें चैन नहीं है, क्या हुआ? प्रवीण की माँ ने कहा। जी आपको कोई आवाज़ नहीं आ रही है? प्रवीण के पापा ने कहा। हाँ आ तो रही है, अरे लेकिन ये आवाज़ तो प्रवीण के कमरे से आ रही है, वो ठीक तो है? दोनों प्रवीण के कमरे की ओर आते हैं। प्रवीण नींद में बड़बड़ाता हुआ, तुम कौन हो? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
प्रवीण की माँ घबराते हुए प्रवीण को जगाती है। प्रवीण उठ बेटा, क्या हुआ? ये क्या नाप शनाप बक के जा रहा है? उठना। अरे सुनिए, ये क्या बक रहा है? तभी प्रवीण घबराते हुए उठता है। उसका शरीर पसीने से पूरी तरह लथपथ था। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई थी। प्रवीण के पापा जल्दी से एक पानी का गिलास लाते हुए, ले बेटा पहले पानी पी ले। प्रवीण ने कहा, थैंक यू पापा। प्रवीण के पापा ने कहा, बेटा क्या हुआ था तेरे साथ? तू इतना डरा हुआ क्यों है? और किससे क्या कह रहा था कि मुझे छोड़ दो? प्रवीण नहीं चाहता था कि उसके मम्मी पापा परेशान हो। अंत में उसने बोला, कुछ नहीं पापा, लगता है मैंने कोई बुरा सपना देख लिया था। अब प्लीज़ अब आप लोग जाके सो जाइए। प्रवीण के मम्मी पापा सोने चले जाते हैं, पर प्रवीण अभी भी जाग रहा था। वो बेचैन था। वह खुद से बातें कर रहा था। समझ नहीं आता ये मेरे साथ क्या हो रहा है। दिल्ली में तो ऐसी घटनाएं मेरे साथ तो आम बात थी, पर अब यहाँ भी पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है। प्रवीण ने इस बार किसी आकृति को नहीं, बल्कि उसने सपने में साफ साफ एक लड़की को देखा था जो किसी पुराने खंडर में खड़ी थी और वहीं से प्रवीण को बुला रही थी। अब तो प्रवीण को आए दिन ये दौरे पड़ने लगे। प्रवीण के माँ बाप बहुत घबराए हुए थे, पर उनके समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे भी तो क्या करें। उधर प्रवीण हर बार अपने माँ बाप को एक बुरा सपना बताकर उनके बातों को टाल देता था, पर प्रवीण को लगता था कि सपने वाले खंडर को उसने कहीं देखा था, लेकिन कहाँ, उसे याद नहीं आ रहा था। दिमाग पे बहुत जोर लगाने के बाद उसे याद आया कि वो खंडर कहीं और नहीं बल्कि उसके अपने शहर में ही था। लेकिन तसल्ली के लिए एक बार वह उस खंडर को जाके देखना चाहता था। अंत में उसने मन में निश्चय किया कि कल ही वो उस खंडर को देखने जाएगा। अगले दिन हिम्मत करके वो उस खंडर को खोजने निकला और उसे वो मिल भी गया। ये खंडर सपने वाले खंडर से बिल्कुल मिलता जुलता था। मन में तसल्ली तो हो गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस खंडर को अंदर जाकर देख सके। अंत में वो घर की ओर लौटने लगा। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, तुम आ गए। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम ज़रूर आओगे। प्रवीण के जैसे पूरे बदन पे सांप रेंग गया हो। पीछे मुड़कर देखना तो दूर, वो इतना डर गया था कि अपने पैरों की चप्पल वहीं फेंक के तेज़ कदमों से वहाँ से घर की ओर भाग गया। प्रवीण के मम्मी पापा उसके चेहरे पे साफ साफ परेशानी के बादल देख पा रहे थे, पर बेटे के जिद के आगे वो मजबूर थे। प्रवीण, कल तेरे मामा जी के यहाँ शादी है, तैयार रहना, हम सबको भी जाना है। प्रवीण ने कहा, माँ तुम और पापा चले जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। प्रवीण की माँ ने कहा, पर बेटा अकेले यहाँ क्या करेगा? प्रवीण ने कहा, अरे माँ, मेरी टेंशन आप लोग ना लो, मुझे कुछ नहीं होगा। आप लोग भी ना मेरे सपने की वजह से झूठ मूठ का परेशान होते रहते हो। प्रवीण की माँ प्रवीण को खूब समझती थी, पर प्रवीण उनकी एक ना सुनता और अगले दिन उसके मम्मी पापा उसके मामा जी के घर पर शादी के लिए चले जाते। इधर प्रवीण बैठा बैठा सोचता है कि अगर मैं सोऊंगा तो सपना आएगा, क्या करूं, वैसे भी मैं अकेला हूं। नहीं नहीं मैं नहीं सोऊंगा। लेकिन वो आवाज़ वो बिना सपनों के भी आती है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रवीण फिर खुद से ही बातें करने लगता है। इस रोज़ रोज़ के झंझट से अच्छा है कि मैं कुछ करूं, लेकिन करूं भी तो क्या? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मेरे सभी सवालों के जवाब मुझे उस खंडर में ही मिल पाएंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कैसे? क्यों ना मैं फिर एक बार उस खंडर तक जाऊं। लेकिन वो आवाज़ किसकी थी? हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। मम्मी पापा दोनों ही घर पर नहीं हैं। वो तो मुझे जल्दी कहीं जाने भी नहीं देते।
पर क्या मैं रात में जाना उचित होगा? वहाँ दिन में तो इतना डर लगता है, लेकिन रोज़ रोज़ के झंझट से तो अच्छा है क्यों ना एक ही दिन सारे झंझटों का निपटा कर दूँ। रोज़ रोज़ मरने से तो अच्छा है एक ही दिन मर जाऊँ। अब चाहे जो हो जाए, मैं आज रात वहाँ ज़रूर जाऊँगा। अब जो भी फैसला लेना है मम्मी पापा के वापस आने से पहले लेना है। प्रवीण उसी रात अपने सवालों के जवाब पाने के लिए उस डरावनी और भूतिया खंडर की ओर चल देता है। प्रवीण घर से निकल तो गया था, लेकिन जैसे जैसे उसके कदम मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, ठीक वैसे वैसे उसकी धड़कनें भी उतनी तेज होती जा रही थी। रात भी काली चादर ओढ़ के जैसे उसका पीछा कर रही थी। उसका शरीर भारी सा होने लगा था, जिससे उसकी कदमों की गति काफ़ी तेज हो जाती है तो कभी कभी धीरे। सड़कों के किनारे पर खड़े पेड़ पौधे हवा में ऐसे झूल रहे थे जैसे कि उन सभी को प्रवीण के वहाँ जाने से नफरत सी हो रही हो। फिर भी प्रवीण इन सबको पीछे छोड़ता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था और आखिरकार प्रवीण उस वीरान और बेजान भूतिया खंडर तक पहुंच ही गया। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे लगा जैसे उसके शरीर की सारी नसें फट गई हों। कुछ देर तो वो दूर से ही सहमा हुआ उस खंडर को निहारता रहा। फिर एक दृढ़ निश्चय के साथ वो आगे बढ़ा। रात के अंधेरे और सन्नाटे में पूरा का पूरा खंडर बहुत डरावना और भयानक दिख रहा था। प्रवीण खंडर के मुख्य दरवाजे से अब अंदर आ चुका था। उसने टॉर्च के उजाले में अपनी नज़रों को चारों तरफ दौड़ाया, पर उसे मकड़ी के जाल, टूटे हुए पुराने दीवार और कुछ बिखरी हुई गंदगी के सिवा वहाँ कुछ और दिखाई ना दिया। प्रवीण डरता हुआ चिल्लाया, लो अब मैं आ गया। तुम मुझे बुला रही थी ना, मैं खुद ही तुमसे मिलने आ गया। पर कुछ देर बीतने के बाद भी उसे ना तो कोई जवाब मिला और ना ही कोई प्रतिक्रिया। तब उसने बोला, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, पर मुझे आज के बाद परेशान मत करना। प्रवीण जैसे ही ये बोल के वापस जाने लगा, वैसे ही खंडर का टूटा हुआ दरवाज़ा अपने आप अचानक बंद हो गया। हवाएं तेज़ बहने लगी और तभी उसके कंधे पे किसी ने पीछे से हाथ रखते हुए बोला, रुको, मत जाओ। प्रवीण अब डर से सिहर उठा था। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे, उसका शरीर कांप रहा था, सिर से पसीने की धार तीव्र हो चली थी। फिर भी वह अपनी बची कुची हिम्मत को समेटते हुए पागलों के भांति पीछे की ओर मुड़ा। पर इस बार भी उसे कोई न दिखा तो उसका डर और बढ़ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, तुम कौन हो? मुझे क्यों परेशान कर रखा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम सामने क्यों नहीं आती? तुम मुझे मार ही डालो ना, मैं डर डर के नहीं जीना चाहता। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की दिखाई देती है। ये वो लड़की थी जिसे कुछ दिनों पहले प्रवीण ने अपने सपने में देखा था। उसे देखते ही प्रवीण बेहोश हो जाता है। एक बार फिर खंडर सन्नाटों से भर जाता है। कुछ देर बाद प्रवीण बेहोशी की हालत में ही उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? लड़की अपने परिचय देते हुए कहती है कि मैं रायन हूँ और तुमने मुझसे कुछ वादा किया था, शायद तुम उन्हें भूल चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें उन्हें याद दिलाती हूँ। मैंने तुम्हें कभी डराया नहीं है, मैं तो तुमसे अपनी बात कहना चाहती थी। पर मैंने तो तुमसे कोई वादा नहीं किया और ना ही मैं तुम्हें जानता। फिर तुम कौन से वादे की बात कर रही हो? रायन कहती है, तुम मुझे भूल चुके हो इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। प्रवीण कहता है, नहीं नहीं, बल्कि मैं तो तुमसे पहली बार मिला हूँ, फिर भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रायन कहती है, याद करो जब हम तुम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और तुमने मेरे से कहा था कि मेरी हर इच्छा पूरी करोगे, लेकिन मैंने कहा था कि जब मुझे कोई इच्छा होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। और आज जब मैं तुम्हें वही याद दिलाना चाहती हूँ तो तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। देखो तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। रायन कहती है, मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ़ करने वाली या तुम्हें यहाँ रोकने वाली, लेकिन जाने से पहले मेरी बात तो सुन लो, शायद तुम्हें याद आ जाए। प्रवीण कहता है, देखो तुम्हें जो बोलना है तुम जल्दी बोलो और प्लीज़ मुझे जाने दो। रेहान कहती है, बात आज से लगभग 30 साल पहले की है। तब ये खंडर खंडर ना होके बल्कि एक बंगला हुआ करता था। मैं अपने छोटे भाई एलिस और पापा मम्मी के साथ इस बंगले में रहती थी और तुम मेरे कॉलेज के दोस्त हुआ करते थे। मुझे बचपन से ही लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ था और वहीं दूसरी तरफ एलेक्स को पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, जिससे पापा और मम्मी एलेक्स से हमेशा दुखी और गुस्सा रहते थे। पापा एलेक्स को अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे जिससे शहर में उनका नाम और रुतबा बना रहे, पर एलेक्स इन सब से अनजान अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहता था। उसने तो जैसे पापा मम्मी के सपनों को कफन पहना दिया था। उसके ऊपर उनकी बातों का कोई प्रभाव न पड़ता। उसका जो चीज़ चाहता वो वही करता। पापा ने हम दोनों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। मेरे मार्क्स तो हमेशा अच्छे आते थे, पर एलेक्स के पासिंग मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और वो भी बड़ी मुश्किल से आते थे। समय बीतता गया। मैंने हायर सेकेंडरी से कॉलेज तक का सफ़र पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स हाई स्कूल में फेल होने के बाद उसने कभी भी स्कूल या कॉलेज की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। पापा ने उसे रास्ते पे लाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आया। और तो और आए दिन गाली गलौज करना, जुआ खेलना, शराब व गांजा इत्यादि का नशा करना तो उसके लिए जैसे आम बात हो गई थी। पापा और मम्मी दोनों की बदनामी शहर और समाज में बहुत हो चुकी थी। अब पानी सर के बहुत ऊपर उठ चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। एलेक्स की हरकतों से उनका दम घुटने लगा था, इसलिए उन्होंने आपस में एक फ़ैसला किया कि वो एलेक्स को सिर्फ डरावने के लिए ये कहेंगे कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आया तो वो सारा का सारा वसीयत और प्रॉपर्टी रेहान के यानी कि मेरे नाम कर देंगे। शायद इस बात से उसमें कोई फ़र्क आए और वो बदल जाए। बस यही सोचकर पापा ने एलेक्स के आते ही उससे बोला कि एलेक्स, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो भी अभी और इसी वक्त। एलेक्स नशे की हालत में हंसते हुए, डैड, ऐसी कौन सी बात है जो आपको अभी और इसी वक्त करनी है? कहीं माँ मर तो नहीं गई? एलेक्स के पिताजी ने कहा, अरे नालायक, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकता तो कुछ बुरा मत बोल, वो भी अपनी माँ के लिए। एलेक्स कहता है, डैड अभी मेरा मूड ख़राब है, मैं कल बात करूँगा आपसे। एलेक्स के पिता कहते हैं, एलेक्स, तुम्हारा नाटक बहुत हो चुका है। शहर में हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है। मुझे कुछ फ़ैसले आज और अभी करने हैं। एलेक्स कहता है, तो फिर बकते क्यों नहीं? जो कहना है जल्दी करो, मेरा मूड क्यों ख़राब करते हो? एलेक्स के पिता कहते हैं, अरे कमबख्त, तुझे इतनी भी तमीज़ नहीं है कि अपने बूढ़े माँ बाप से कैसे बात करनी है? जी, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, और आपको मेरे बात करने के अंदाज से अगर इतनी ही तकलीफ़ है तो मुझसे बात ही क्यों करते हो? खामखा आप अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। एलेक्स के पिता ने कहा, देख, मुझे तुझसे कोई बात करने का शौक़ नहीं है। तेरी ऐसी नालायक औलाद तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। देखो, मैं तुम्हारी बकवास अब तक इसलिए सुन रहा था क्योंकि तुम मेरे बाप हो, वरना कब का तुम्हें लात मार के आगे निकाल देता। एलेक्स के पिता कहते हैं, अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरा और तेरी माँ का लिया फ़ैसला बिल्कुल सही है। एलेक्स कहता है, कौन सा फ़ैसला? कैसा फ़ैसला? देखो, मुझे तुम्हारे किसी फ़ैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी तुम बकना चाहते हो तो जल्दी बको, मेरा समय बर्बाद मत करो। एलेक्स के पिता कहते हैं, हमने ये फ़ैसला लिया है कि आज के बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तुम हमारे लिए मर चुके हो। हमारी सारी जायदाद में तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हमने एक नई वसीयत बनवाई है और उसके मुताबिक
हमारे सारे जायदाद पे मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ रायना का होगा, तुम्हारा नहीं। एलेक्स ताली बजाते हुए हंसता है और कहता है, बुड्ढे, तुझसे यही उम्मीद थी, लेकिन ये सब करने के लिए तू जिंदा रहेगा तब ना। एलेक्स के पिता कहते हैं, क्या मतलब है तेरा? तू अपने बाप को मारेगा? एलेक्स कहता है, आप तो बहुत समझदार निकले। तभी एलेक्स आगे बढ़ता है और मेज पर रखी पॉट को उठाकर अपने पिता के सर पे जोर से मारकर उनका खून कर देता है। एलेक्स के पिता खून से लथपथ अपने सर को हाथ से दबाते हुए कहते हैं, तू कभी भी सुख चैन नहीं रहेगा, रायना इसका बदला ज़रूर लेगी। एलेक्स कहता है, जब जिंदा रहेगी तब ना। अब इस पूरे घर में मेरे सिवा कोई जिंदा नहीं रह सकता। इस पूरे प्रॉपर्टी पे अब मैं मालिक हूँ और पूरी तरह मेरा हक है, रेयाना का नहीं। एलेक्स के पिता ज़मीन पर गिरते हुए अपना आखिरी दम लेते हैं। तभी एलेक्स की माँ वहाँ आ जाती है और ये सब देखकर स्तब्ध रह जाती है। एलेक्स की माँ ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहती है, हाय, मैंने तुझ जैसी औलाद को जन्म क्यों दिया? काश तेरे पैदा होते ही तेरा गला घोट दिया होता तो शायद हमें आज ये दिन देखना ना पड़ता। मैं जल्दी से पुलिस को बुलाऊंगी। ये मत समझना कि ये सब करके तू बच जाएगा। एलेक्स हंसते हुए कहता है, देखो माँ, अब तुम्हें जो देखना था तुम देख चुकी। अब मैं नहीं चाहता कि तुम और भी कुछ देखो। रह गई पुलिस को बुलाकर मुझे पकड़वाने की बात, तो उसकी कोई नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए अब तुम जिंदा नहीं रहोगी। वैसे भी मैंने पिताजी को वचन दिया है कि आपको उनके पास ज़रूर भेजूंगा। एलेक्स की माँ वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स पॉट चलाकर उनके सर पे दे मारता है। उसकी माँ बेहोश हो जाती है। फिर एलेक्स उनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर देता है। ये सब सुनने के बाद प्रवीण ने रेयाना से पूछा, रेयाना, तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे भाई ने मारा, पर तुम्हें किसने मारा? रेयाना कहती है, मुझे भी मेरे भाई एलेक्स ने मारा। एलेक्स के सर पे खून सवार था। वह मम्मी पापा को मारने के बाद मेरे कमरे में आया, तब मैं सो रही थी। उसने मेरे तकिए से मेरा गला घोंट दिया, जिससे मेरी भी मौत हो गई। प्रवीण कहता है, उसके बाद क्या हुआ? रेयाना बताती है, एलेक्स ने मम्मी पापा और मेरी लाश को इस बंगले के तहखाने की दीवार में चुनवा दिया और कुछ दिनों बाद उसने एक जाली वसीयत बनवाई और पूरे बंगले को बेचकर चला गया। पर मैं इंसाफ के लिए भटकती रही। इस बंगले में रहने वाले लोग ना तो मेरी बात समझे और ना ही मेरी मदद कर सके, पर चारों तरफ इस बात को ज़रूर फैला दिया कि ये पूरा का पूरा बंगला भूतिया है। समय बीतता गया और ये बंगला एक भयानक भूतिया खंडर में बदल गया। प्रवीण ने कहा, तो ये सब मुझे क्यों नहीं याद, और तुमने मुझे ये सब बातें क्यों पहले नहीं बताई? मतलब मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? रेयाना कहती है, क्योंकि हमारे साथ जब ये हादसा हुआ तब तुम भी अपनी कैंसर की बीमारी से हॉस्पिटल में लड़ रहे थे और बाद में तुम्हारी भी मौत हो गई थी। प्रवीण कहता है, वो तो ये मेरा दूसरा जन्म है। रेयाना कहती है, हाँ। तुम मुझसे क्या क्या चाहती हो? वो कहती है, इंसाफ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इंसाफ दिलाओ। वो कहता है, लेकिन वो कैसे संभव है? रेयाना बताती है, संभव है, बिल्कुल संभव है। इस बंगले के तहखाने की दीवार में हम तीनों के मृत शरीर के अवशेष सबूत के रूप में मौजूद हैं। आजकल एलेक्स दूसरे शहर में रहता है। वहाँ तक पहुँचने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। प्रवीण ने वैसा ही किया जैसा उसे रेयाना ने कहा। उसने पुलिस को बुलवाकर तहखाने की खुदाई करवाई। तहखाने से 3 लोगों के शरीर के कंकाल मिले। फिर पुलिस की मदद से एलेक्स को पकड़ा गया और फिर कोर्ट ने इंसाफ किया। एलेक्स की बची कुछ ज़िंदगी अब सलाखों के पीछे बस ये सोचने में कट रही है कि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, वो अपने किए हुए कर्मों से अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा सकता।
वही परवीन अपनी एक अच्छी दोस्त से फिर से बिछड़ चुका था, क्योंकि रियाना को उस भूतिया खंडर से अब मुक्ति मिल चुकी थी। प्रवीण के दिन फिर से पटरी पर लौट आए थे और वह वापस दिल्ली लौट चुका था। तभी अचानक एक दिन जब वो बालकनी में बैठा चाय का आनंद ले रहा था, तभी फिर से उसके कानों में आवाज़ आई, तुम कब आओगे? अपना किया हुआ वादा कब निभाओगे? प्रवीण ने पलटकर देखा तो वहाँ रेहाना खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसुओं से भरे हुए थे। रेहाना तुम? हाँ मैं तुम्हें अलविदा कहने आई थी। एक बार तुमसे मिलकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। तुम भी मुझे बहुत याद आओगी। तभी रेहाना हमेशा हमेशा के लिए उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। भूत पिशाच और डायन, इनका कोई ठिकाना नहीं होता है। ये जहाँ चाहे वहाँ पर अपना घर बसा लेते हैं। वैसे लोगों का ये मानना है कि जहाँ पर ईश्वर का कोई निशान नहीं होता है, वहीं पर ये अपना घर बसाती हैं। जैसे कोई पुरानी इमारत या फिर ऐसी कोई जंगल जहाँ पर रोशनी का कोई नामो निशान ना हो, कोई टूटा जहाज, कब्रिस्तान या फिर कोई ऐसा स्थान जहाँ पर कभी कोई एक या फिर इससे ज़्यादा लोगों का आगमन ना हो, या फिर कोई ऐसा स्थान जहाँ पर कभी कोई एक या फिर इससे ज़्यादा लोगों की हत्या बिना किसी कारण से की गई हो, वहाँ पर भी भूतों का वास होता है। तो आज हम आपको एक ऐसी ही दास्तान के बारे में बताएंगे। हम बात कर रहे हैं लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान की। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखा है, जो कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। अभी तक वैम्पायर्स के बारे में दुनिया भर में केवल अटकलें ही लगाई जाती हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने मौत के इन राक्षसों को महसूस किया है। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आप अकेले हो और कोई साया जो आपके आसपास किसी मुर्दे के शरीर से खून पी रहा हो, तो कैसा महसूस होगा। वैसे भी दुनिया भर में कब्रिस्तान का नाम सुनकर लोगों को भूत प्रेत और आत्माओं का ख्याल आ जाता है। कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोग यही मानते हैं कि वहाँ पर रूहों का होना लाजमी है। ये सच है, क्योंकि रूहों का वास वही सबसे ज़्यादा होता है जहाँ उसके साथ कोई हादसा हुआ हो या जहाँ उनका शरीर हो। लेकिन ये रूहें भी कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती हैं। ये भी अपनी दुनिया में अलग तरह से विचरण करती रहती हैं। आइए आज लंदन के उस कब्रिस्तान की सैर करें। हाईगेट कब्रिस्तान उत्तरी लंदन में बनाया गया एक कब्रिस्तान है। ये काफ़ी बड़ा और विशाल है। इस कब्रिस्तान में कई गेट हैं। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के अलावा ये कार्ल मार्क्स की कब्र के लिए भी दुनिया भर में विख्यात है। इस कब्रिस्तान को सन 1879 में शुरू किया गया था। उस समय लंदन एक विचित्र संकट से जूझ रहा था। लंदन में उस समय मृत्यु दर ज़्यादा थी और आए दिन लोगों की भारी संख्या में मौत हो रही थी। लोगों की हो रही लगातार मौतों के बावजूद लंदन में उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह बची नहीं थी। इसी समस्या से उभरने के लिए लंदन के उत्तरी छोर में इस हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण किया गया। इस कब्रिस्तान के निर्माण के पहले जगह की किल्लत चलते ही लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास ही गलियारों में दफन कर रहे थे, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति होती है। रास्तों में दफन मुर्दों से भयानक बदबू आती थी। इस समस्या से उभरने के लिए अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान का निर्माण करवाया था। हाईगेट उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कब्रगृह था। यह कब्रिस्तान 37 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया है। इस कब्रिस्तान में एक घंटा घर और ट्यूडर शैली का प्रयोग किया गया है। इसकी इमारतों में शानदार लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस कब्रिस्तान में मिस्र की शैली का भी पूरा प्रयोग किया गया है। इस कब्रगाह के लिए भी आया जिसके लिए
इसका निर्माण किया गया था। पहली बार इस कब्रिस्तान में 26 मई 1839 को लिटिल विंडमिल स्ट्रीट की एलिजाबेथ जैक्सन को दफनाया गया और इसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ तो आज तक जारी है। यह कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा है और इसमें ना जाने कितने लोग दफन हैं। जहाँ पर एक साथ ज़मीन में इतने लोग दफन होंगे वहाँ रूहों और आत्माओं का दिखना तो लाजमी ही होगा। इस कब्रिस्तान में भी बहुत सी ऐसी रूहें हैं जो गाहे बगाहे लोगों को दिख जाती हैं। कई बार लोगों को इसका आभास होता है और उनके साथ कोई हादसा हो जाता है। इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स को देखा गया है और उन्हें महसूस भी किया गया है। सबसे पहला मामला जो प्रकाश में आया था वो था सन 1970 में, जब स्कूल की दो छात्राओं ने कब्रिस्तान में एक किनारे एक वैम्पायर को बैठा देखने का दावा किया था। उन दोनों छात्राओं का कहना था कि जब वो स्कूल से लौट रही थी और जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा शुरू हो गया था। उसी समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो कि कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वह एक आदमी जैसा कोई बैठा और कब्र से शव को निकालकर उनका खून पी रहा था। इसके अलावा इस हादसे के एक हफ्ते बाद ही एक और मामला सामने आया जहां एक प्रेमी जोड़ा जो कि दावा कर रहा था कि उन्होंने भी वैम्पायर को देखा है। उनका कहना था कि वो दोनों कब्रिस्तान के तीसरे गेट की तरफ रात में गुजर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक बहुत ही बड़े आदमी को देखा जो कि सामान्य लंबाई से बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे के कारण कोई देख नहीं पाया, लेकिन उसके चेहरे का आकार और बनावट मनुष्य से लगती थी। उनका कहना था कि शायद उस अजीब से साये ने उन्हें देख लिया था और वो उन्हीं की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा था। इतना देख वो दोनों वहाँ से भाग गए। इस तरह की कई घटनाएं हैं जो कि हाईगेट कब्रिस्तान में देखने को मिली हैं। कई बार लोगों ने इसे महसूस किया है। इस कब्रिस्तान से होकर जाने वाले सड़क पर कई बार लोगों की दुर्घटनाएं भी हुई हैं। इस कब्रिस्तान में कई बार कब्रों से लाशों को गायब भी करा गया है और समय समय पर इसके मामले आज भी सामने आते हैं। आज भी इस कब्रिस्तान में आसानी से रूहों और आत्माओं को महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कभी मत सोचना कि हमारी दुनिया में भूत प्रेत पिशाच और डायन का वास नहीं है। अगर बुरी शक्ति है तो अच्छी शक्ति भी है। एकांत में पड़ा खाली स्थान भूतों का घर होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की पूजा पाठ नहीं होती है और जहाँ पर पूजा नहीं होती है वहाँ पर भूतों का ही वास होता है, जिसे आप एक नाम वीराना से भी जान सकते हैं। तो आज मैं आपको वीराना में बसे भूत के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। ये सब मैं आपको एक कहानी के ज़रिए बताऊँगा, क्योंकि कहानी के अलावा और कोई भी माध्यम नहीं है ये जानकारी देने का। तो ये कहानी है राजद्योग की, जहाँ पर हमारे भाई गोविंद रहते थे। तो आगे की कहानी उन्हीं के शब्दों में। दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है और मैं उद्योगपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक मेडिकल स्टोर की शॉप में काम करता हूँ। मेरा एक बार राजस्थान में जाना हुआ, और वो भी घूमने के लिए, क्योंकि मेरा वहाँ पर कोई भी काम नहीं पड़ता। मुझे पुराने खंडरों में जाना बहुत पसंद था, उनमें घूमने का बहुत शौक़ था। मेरा यही शौक़ मेरे लिए एक बार बहुत ही बड़ी मुश्किल बन गया, क्योंकि मैं उन खंडरों में जा पहुँचा था जिन्हें लोग वीराना के नाम से पुकारते थे। मुझे लगा शायद इनका नाम ही वीराना होगा बस, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने आप में ही एक वीराने से कम नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर बस्ती थी भूतों, प्रेतों और आत्माओं की। मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मुझे वहाँ की आबो हवा कुछ बदली हुई सी लग रही थी और वहाँ कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें भी आ रही थीं, लेकिन किसी के होने का एहसास मुझे लग रहा था। जब मैं कुछ और अंदर जा पहुँचा उस वीराने में, तो मुझे किसी ने पीछे से मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा, गोविंद।
मैंने पीछे देखा तो पेड़ के पास कोई खड़ा था और वो कोई औरत लग रही थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। मैं उसे ढूंढ ही रहा था कि अब मुझे फिर से एक आवाज़ आई, गोविंद मैं यहाँ हूँ। मैंने देखा तो फिर मुझे वही औरत नज़र आई, लेकिन अब वो गायब नहीं हुई थी, बल्कि मेरा अपने पास आने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो क्या देखता हूँ, वो बहुत ही खूबसूरत थी, मानो जिसे भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया हो। उसने मुझे बड़ी बेचैनी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो गोविंद? तो मैंने उससे पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? तो उसने मुझे कहा, मैं तुम्हारा ही यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ बरसों से। मैंने कहा, बरसों से? उसने कहा, हाँ। वो तुरंत ही एक चुड़ैल के रूप में बदल गई और मुझ पर झपट पड़ी, लेकिन मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट होने के कारण वो मुझ पर हमला नहीं कर पाई और मैं वहाँ से भाग निकला और अपनी जान मैंने वीराने के पास बने हुए एक मंदिर में जाकर बचाई। मैं सुबह होने तक वहीं पर रुका रहा। जब सुबह हुई तब मैं वहाँ से बाहर निकला और बच पाया। तभी से मैंने वीराना खंडरों में जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पर इंसान नहीं बल्कि भूत रहते हैं। ये कहानी है 4 दोस्तों की। उनके नाम हैं ऋतिक, सूरज, अभिषेक और आशीष। वो चारों दोस्त अपने घरों से दूर मुंबई शहर के एक चौल में रहते थे। वो सभी बेरोजगार थे। अपना जीवन गुजारने के लिए वो चोरी करते और जो कुछ भी चुराते उनका हिस्सा वो आपस में बांटते थे। अब तक उनकी लाइफ में सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उनसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। उन्होंने इस घर में चोरी की जो लगभग 350 साल से बंद पड़ा था। उस घर से उन्हें एक ताबीज़ मिला जो कि लूथर की पत्नी लीज़ा का था। वो अपने ताबीज़ से बहुत प्यार करती थी, हमेशा उसे गले से लगा कर रखती थी। जब वो चारों दोस्त उस घर में चोरी करने गए तो उन्होंने एक अलमारी के बॉक्स में रखा वो ताबीज़ देखा, जो कि पूरा सोने का बना था। उसकी कीमत आज के समय में लगभग 100 करोड़ से भी ऊपर की थी। वो सभी उस ताबीज़ को चुरा कर अपने साथ अपने घर ले आए, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने साथ अपनी ही मौत को लेकर आए हैं। ऋतिक ने बाकी 3 दोस्तों को उस घर की कहानी बतानी शुरू की। उस घर में मिस्टर लूथर और उनका परिवार रहता था। परिवार में मिस्टर लूथर और उनकी अपाहिज पत्नी ही थी, साथ में नौकर चाकर भी थे। एक दिन लूथर की पत्नी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने लूथर से कहा कि आपकी पत्नी लीज़ा किसी की हवस का शिकार हो गई है, जिस कारण से वो लगभग 3 माह की प्रेग्नेंट है और उनकी प्रेग्नेंट ट्यूब ख़राब हो गई है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन लूथर ने उन्हें कहा कि इसका इलाज यहीं होगा, बाहर नहीं होगा, और गलती से भी कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लूथर इस बात से बड़ा परेशान था कि लीज़र के साथ ये सब किसने किया और क्यों किया होगा। लूथर दिमागी तौर से बीमार हो चुका था। एक दिन उसने अपनी पत्नी लीज़ा की गला काटकर हत्या कर दी और सभी नौकरों पर शक करने के कारण एक एक करके उसने उन सबको भी मार दिया। बाद में कुछ गांव वालों ने मिलकर लूथर की भी हत्या कर दी और तभी से लूथर की आत्मा उस घर में मंडरा रही है। लोगों का ऐसा कहना था, जो कोई भी लीज़ा के हार यानी कि ताबीज़ को चुराता है तो लूथर की आत्मा उसे मार डालती है और वो ताबीज़ अपने आप ही फिर से उस घर में पहुंच जाता है। चारों दोस्त बड़ी गहराई से ये सब सुन रहे थे जो ऋतिक बता रहा था। बस ऋतिक के अलावा उन तीनों को ये सब नहीं पता था उस भूतिया घर के बारे में, जो कुछ भी ऋतिक ने कहा था। लेकिन जब से वो उस ताबीज़ को अपने घर लाए तभी से उनके साथ कुछ ना कुछ घटित होने लगा।
फिर एक रात वो आई जब लूथर की आत्मा उनके घर में प्रवेश कर गई, क्योंकि जब वो सभी दोस्त उस घर में की करने गए थे तब उनके एक दोस्त शिवम की मौत हो चुकी थी। ऋतिक के शरीर में लूथर की आत्मा बाकी तीनों दोस्तों के साथ घर पर आ चुकी थी। चोरी की रात ही चारों दोस्तों ने भूत की फिल्म देखने की बात की और एक जापानीज हॉरर मूवी लगा दी। लेकिन जब मूवी चली तो उसमें तीनों दोस्तों की ही फ़ोटो चल रही थी, मूवी नहीं। कुछ देर सब दोस्त समझ गए कि हमारे घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लूथर की आत्मा ने एक एक करके अपना कब्जा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक एक करके मारने लगा। जैसे ही सभी दोस्तों की मौत हो गई तभी लूथर की आत्मा वापस उस घर में चली गई। साथ ही लीज़ा का वो ताबीज़ भी उस घर में वापस चला गया। कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। तब से उस घर में काफ़ी चोरों ने जाना बंद कर दिया था। मैक्सिको की ये दिलकश हसीना रहा करती थी मैक्सिको के उत्तर भाग में, और इसका असली नाम था मारिया, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए आसपास के इलाकों में सुप्रसिद्ध थी। उसके शहर में रहने वाला हर नौजवान मारिया पर फिदा था, और हर शाम जब मारिया अपना पसंदीदा सफ़ेद गाउन पहनकर निकलती थी तो बहुत खूबसूरत लगती थी। एक दिन बाजार में उसे एक नौजवान मिला जो मारिया को देखते ही उसके रूप से मोहित हो गया, और मारिया को भी वह व्यक्ति बहुत पसंद आया। उस लड़के ने मारिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दोनों ने ही जल्दी ही शादी करके एक खुशहाल जीवन व्यतीत करना चालू कर दिया। मारिया सदा ही खुश रहने वाली लड़की थी, क्योंकि वह अपने निजी जीवन से बहुत खुश थी। उसका पति उसे बहुत खुश रखता था। दिन गुजरते गए और मारिया के 2 बेटे हुए, लेकिन मारिया का पति अब पहले की तरह उससे प्यार नहीं करता था। मारिया की पर्सनैलिटी और इमोशंस ज़रूरतों के पूरा ना होने के कारण मारिया पहले जितनी खुश नहीं थी। एक दिन मारिया का पति किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। मारिया कई दिनों तक अपने पति का इंतज़ार करती रही और उसके ख्याल में रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। अब वह पहले जितनी सुंदर नहीं रही थी। एक दिन नदी किनारे अपने दोनों बच्चों के साथ घूमते वक्त मारिया ने अपने पति को किसी और महिला के साथ घोड़ा गाड़ी में जाते हुए देखा। उसके पति ने अपने बच्चों की तरफ मुस्कुराकर देखा, लेकिन मारिया को पूरी तरह से अनदेखा कर ऐसे दिखाने लगा जैसे वह मारिया को जानता ही ना हो। इस घटना के बाद मारिया बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से में आकर मारिया ने फैसला किया कि वह अपने पति की आखिरी निशानी यानी उन दोनों बच्चों को ख़त्म कर देगी। ऐसा फैसला मारिया ने प्रतिशोध की भावना से किया, क्योंकि उसका पति अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। मारिया ने गुस्से में आकर अपने दोनों बच्चों को नदी में डुबोकर मार दिया। जब तक मारिया ने अपना होश संभाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी और उनके शव नदी में बहते चले जा रहे थे। मारिया ने एक बार तो अपने बच्चों को नदी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन शायद हालात काबू में नहीं थे। नदी का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण उसके बच्चे नदी में बह गए। मारिया को अपने किए का बहुत अफसोस हुआ और अपने किए पर शर्मिंदा और दुखी होने के कारण कुछ ही दिनों में मारिया की भी मौत हो गई। अपने इस खौफनाक अपराध के बाद शायद मारिया की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वह एक बार फिर जाग गई। उसकी आत्मा उसी नदी और मारिया के घर के आसपास के इलाके में भटकने लगी। मारिया की मौत के कुछ ही दिनों बाद वहाँ के सारे निवासियों ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि उन्हें सफ़ेद ग्राउंड में एक महिला रात के वक्त दिखाई देती है। शुरुआत में इन बातों पर किसी ने भी गौर नहीं किया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन गांव से बच्चों के गायब होने की घटनाएं सामने आने लगी।
साथ ही ऐसे लोगों की संख्या में भी ये चर्चा होने लगी जो कह रहे थे कि उन्होंने एक सफ़ेद गुरन वाले महिला को देखा है जो अक्सर नदी के पास बैठी रोती रहती है। उसके रोने की आवाज़ में दुख भी है और एक अजीब सा डरा देने वाला भय भी है। कुछ लोगों ने बताया कि अगर कोई उस रोती हुई महिला के पास जाता है तो वह महिला